नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्नर का सिद्धांत। दोस्तों, बर्नर का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको बर्नर का सिद्धांत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, बर्नर का सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बर्नर से पहले ये माना जाता था कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनमें समायोता है, संयोजकता है, ये सारी जो बातें हैं वो केवल कार्बनिक यौगिकों में ही संभव है। लेकिन बर्नर के सिद्धांत के बाद में कार्बनिक यौगिकों के जो गुण हैं वह कार्बनिक यौगिकों में भी पाए जाते हैं। ये बर्नर की थ्योरी के बाद में पता चला। देखिए दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों की जो संयोजकता है वो उनके बंधु के आधार पर बताई जा सकती है। जैसे जो कार्बन होता है, उस कार्बन के जो 4 संयोजकता हैं, यानी 4 बंध हैं। इन 4 बंधों के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर 4 संयोजकता है। इसमें कार्बन की 4 संयोजकता है। इसी प्रकार हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के जो 3 बंध हैं, इन 3 बंधों के आधार पर हम ये बता सकते हैं नाइट्रोजन के अंदर 3 बंध होने के कारण इसकी संयोजकता 3 है। लेकिन अकार्बनिक यौगिकों में ये जो संयोजकताएँ हैं ये बंधों के आधार पर नहीं बता सकते, क्योंकि अकार्बनिक यौगिकों के अंदर क्या होता है कि जो बर्नर का सिद्धांत आया था, उस बर्नर के सिद्धांत के बाद में जो वर्तमान में जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है या जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, जैसे बोर का सिद्धांत है, ये सिद्धांत बर्नर के सिद्धांत के बाद में आए थे। फिर ये सिद्धांत आने के बाद में अकार्बनिक यौगिकों में भी जो संयोजकताएँ हैं उनका पता लगा सकते हैं। बर्नर ने क्या किया कि जो कोबाल्ट क्लोराइड है, उस कोबाल्ट क्लोराइड की क्रिया अमोनिया के साथ करवा के बहुत सारे कोबाल्ट एमीन क्लोराइड बनाए और उसका विस्तार से अध्ययन किया। विस्तार से अध्ययन करने के बाद में उन्होंने पाया जो कोबाल्ट एमीन क्लोराइड जो यौगिक हैं, उन यौगिकों में जो अमोनिया है, इनका जो संगठन है वो भिन्न भिन्न होता है। तो उन्होंने देखा कि जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों के अंदर जो संगठन है, उस संगठन में बहुत कम अंतर पाया जाता है, लेकिन जो अमोनिया अणु की संख्या है वो भिन्न भिन्न रखते हैं। देखिए, ये जो 4 प्रकार के यौगिक हैं, ये कैसे बने हैं। जो कोबाल्ट क्लोराइड है उसकी क्रिया अमोनिया के आधिक्य में करवाई जाती है। तो ये 4 प्रकार के यौगिक हैं। इन यौगिकों के अंदर देखिए अमोनिया जो है उनकी जो संख्या है, अमोनिया अणु की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनके गुणों में जो परिवर्तन है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इन गुणों के आधार पर या इन परिणामों के आधार पर ही जो संकल्पना दी गई थी, उस संकल्पना को ही बर्नर का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, बर्नर के अनुसार जो संयोजकताएं होते हैं वो 2 प्रकार की हैं। उन संयोजकताओं में पहली संयोजकता है प्राथमिक या प्रमुख संयोजकता, और जो दूसरी संयोजकता है वो द्वितीय संयोजकता, जिसको सहायक संयोजकता या अवशिष्ट संयोजकता भी कहा जाता है। जैसे ये 4 प्रकार के यौगिक हैं जो बर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की क्रिया से बनाए थे। उसमें प्राथमिक जो संयोजकता है वो इन यौगिकों को आयनन करने पर, मतलब इन यौगिकों का आयनन होने पर जो आयन बनते हैं, उन आयनों के आधार पर ये प्राथमिक संयोजकता दी गई थी। जैसे ये पहला जो यौगिक है, इस पहले यौगिक में आप देख सकते हैं कि अगर इसका आयनन करेंगे तो क्लोरीन जो आयन है वो 3 अलग होंगे, तो +3 इसकी संयोजकता है। इसी प्रकार इसकी संयोजकता +2 है और इसकी संयोजकता है वो +1 है। और इसमें इसको आयनन करेंगे तो ये आयनन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऋणायन क्षेत्र है वहाँ पर कोई ऋणायन नहीं है, इसलिए इसकी जो प्राथमिक संयोजकता है वो 0 है। लेकिन जो द्वितीय संयोजकता है वो क्या है कि इन जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं वो लिगेंड या वो समन्वय संख्या क्या कहलाएगी, द्वितीय संयोजकता। देखिए, इस पहली संरचना के अंदर आप देख सकते हैं कि जो समन्वय संख्या 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो ये 6 समन्वय संख्या होने के कारण इनकी द्वितीय संयोजकता ये है। अब देखिए, इन यौगिकों की संरचना अगर हम बनाएं तो यहाँ पर देखिए, इस पहला जो संकुल है CO ब्रैकेट NH3 ब्रैकेट बंद 6 और बाहर है Cl3। तो इसमें डॉट डॉट द्वारा इस प्रकार ये जो क्लोरीन दर्शाए गए हैं ये इसकी प्राथमिक संयोजकता है, और जो डार्क द्वारा ये दर्शाए गए हैं ये इसकी द्वितीय संयोजकता है। तो द्वितीय जो संयोजकता होती है वो इसकी समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है, यानी समन्वय संख्या के बराबर होती है द्वितीय जो संयोजकता होती है। इसी प्रकार इसमें देखिए 2 क्लोरीन है वो डॉट डॉट द्वारा दर्शाए गए हैं, वो इसकी प्राथमिक संयोजकता है, और बाकी जो डार्क द्वारा है वो द्वितीय संयोजकता है।
अब हमने ऊपर चर्चा की है कि जो COCl3.6NH3 से बने जो संकुल हैं, दो प्रकार की संयोजकता केंद्रीय धातु आयन पर उपस्थित होती है। और केंद्रीय धातु आयन पर दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, जिसमें द्वितीय जो संयोजकता होती है वो केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या के बराबर होती है, जैसा कि हमने ऊपर बात कर ली है। और जो द्वितीय संयोजकता होती है ये ऋणायन या उदासीन अणु या परमाणु के द्वारा संतुष्ट होती है, जिसे हम लिगेंड कहते हैं। मतलब जो द्वितीय संयोजकता है वो समन्वय संख्या है, या जो लिगेंड होता है वो लिगेंड ऋणायन, उदासीन या कोई परमाणु का समूह हो सकता है, उसके द्वारा संतुष्ट होती हैं। तो प्राथमिक संयोजकता की जो बात करें तो प्राथमिक संयोजक केंद्रीय धातु परमाणु से एक परबल बंध बनाती है, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उससे परबल बंध का निर्माण प्राथमिक संयोजकता के द्वारा होता है। और धातु आयन की जो प्राथमिक संयोजकता है वो उसके ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। देखिए बर्नर के सिद्धांत के अनुसार जो प्राथमिक संयोजकता होती है उसको डॉट डॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि द्वितीय संयोजकता होती है उसको थोड़े डार्क के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो हमने संरचनाओं में पढ़ लिया। अब बर्नर का जो सिद्धांत है उसकी सफलता और उसकी उपलब्धि क्या थी। देखिए बर्नर के अनुसार क्या होता है कि जो अकार्बनिक यौगिक है उस संकुलों का अस्तित्व है उसका पूर्व अनुमान लग सकता है। जैसे AgNO3 से क्रिया करवाएंगे हम, HCl से H2SO4 इनसे क्रिया करवा के हम जो संकुल है उनके अस्तित्व का पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। और विद्युत चालकता का भी पता लगता है और द्विध्रुव आघूर्ण का भी पता लगता है। इसी प्रकार जो संरचनाएं हैं वो भी हम बर्नर के सिद्धांत के द्वारा ही हम बना सकते हैं। और जो कार्बनिक यौगिकों में जो समावयता होती है उसी प्रकार अकार्बनिक यौगिकों में समावयता होती है, जो कि बर्नर के सिद्धांत के अनुसार ही संभव है। और इसकी जो ज्यामिति है वो भी हम बना सकते हैं। देखिए पहला जो है संकुलों के अस्तित्व का पूर्ण अनुमान। देखिए AgNO3 से अभिक्रिया करवाएं, अगर बर्नर के द्वारा जो दिए गए जो संकुल हैं उन संकुलों की AgNO3 के साथ क्रिया करवाएं, तो AgNO3 के साथ क्रिया करवाएंगे तो आपको पता है कि इसमें 3 आयन हैं, इसमें 2 और इसमें 1। मतलब इन पहले जो 3 हैं इनको अगर आयनन करवाएंगे तो मतलब Cl- बनेंगे, जो 3 बनेंगे, और वो Ag के साथ क्रिया करके AgCl का अवशेष बनाएंगे। इसी प्रकार ये 2 AgCl का और इसी प्रकार ये 1 AgCl का अणु बनाएंगे। ये तीनों अवशेष प्राप्त होंगे, लेकिन इनकी जो प्राथमिक जो संयोजकता है वो शून्य है, इसलिए ये कोई अवक्षेप नहीं बनाएगा। क्योंकि इसको आयनन करवाएंगे या जल में घोलेंगे तो ये आयनों में विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसका कोई अवक्षेप नहीं बनता। तो इसी प्रकार हम इनको थ्योरी के रूप में भी हम लिख सकते हैं। थ्योरी के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, देखिए प्रथम जो संकुल है कि अभिक्रिया AgNO3 के साथ करवाने पर AgCl के 3 मोल प्राप्त होते हैं, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि इस संकुल में तीनों Cl- आयन केवल प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हैं। मतलब इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो 3 क्लोरीन आयन हैं वो केवल प्राथमिक संयोजकता से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए ये आयनों में विभाजित हो गया और 3 मोल AgCl का अणु का बनाएंगे। इसी प्रकार द्वितीय संरचना में है वो 2 अणु प्राप्त होंगे, जो ये प्रदर्शित करेंगे कि केवल 2 ही क्लोरीन आयन हैं वो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार तीसरी जो संरचना है, ये तीसरी संरचना, इसमें देखिए AgCl का एक ही अणु निकल रहा है, इसका मतलब एक अणु प्राप्त होता है, जो ये प्रदर्शित करेगा कि इस अणु में केवल एक ही क्लोरीन आयन प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ है। और चौथी के अंदर कोई भी समन्वय मंडल के बाहर नहीं है, मतलब समन्वय मंडल है उसके बाहर कोई आयन नहीं है, तो इसका जो Cl- आयन है वो बाहर नहीं निकलेगा या Cl- आयन मुक्त नहीं होगा, इसलिए AgCl का कोई अवक्षेप नहीं होगा। अब इसी के आधार पर हम इनकी चालकता का भी निर्धारण कर सकते हैं। जब इनका आयन बनाते हैं या आयनन करते हैं तो ऊपर जो 3 संरचनाएं हैं, ये 1, 2 और 3, इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो इससे तो Cl-3 के बनेंगे और इससे Cl2 मतलब 2Cl- और इससे Cl-, इससे कोई आयनन मतलब इसका कोई आयन नहीं बनेगा। तो इसमें देखिए ये एक संकुल धनात्मक और एक ऋणात्मक, इसी प्रकार ये धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक, लेकिन इसमें कोई आयनन नहीं होगा, इसलिए जब मुक्त आयन होंगे तभी विद्युत का चालन होगा। इसलिए ये जो 3 हैं ऊपर वाली संरचना ये विद्युत के चालक हैं और ये कुचालक है, क्योंकि ऊपर वाले में मुक्त आयन है और नीचे वाले में एक में मुक्त आयन नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको पता चल गया होगा कि इसको अगर हम जलीय विलयन बनाएंगे तो ये आयनों में नहीं टूटेगा और ऊपर वाले आयनों में टूटेगा। इससे देखिए एक क्लोरीन आयन बनेगा और एक धनात्मक जो आयन है वो बन जाएगा। इसी प्रकार इसे एक धनात्मक आयन और 2 क्लोरीन आयन, और इसी प्रकार क्लोरीन आयन और ये एक धनात्मक भाग,
इस प्रकार। अब इसी प्रकार अगर हम इसकी क्रिया जो HCl तथा H2SO4 के साथ करवाएं तो ये जो अभिक्रिया हुई थी उसी प्रकार से होगी। अगर HCl अमोनिया के साथ तेजी से अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड के सफ़ेद धूम बनाता है तो इसी प्रकार की ये क्रियाएं होती हैं। देखिए जब इन यौगिकों को HCl के साथ गर्म किया जाता है तो 110 डिग्री तक भी इसमें NH3 तथा H2O अणु नहीं निकल पाते, जो इन अणु को कोबाल्ट परमाणु के साथ दृढ़ता से बंधे होने का सुझाव देते हैं। मतलब जब जो HCl है उसके साथ इन यौगिकों को गर्म किया जाता है तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक इसको गर्म किया जाता है तो भी अमोनिया का अणु और जल का अणु बाहर नहीं निकलते हैं, जिससे ये अनुमान होता है कि जो कोबाल्ट परमाणु है उसके साथ ये दृढ़ता से बंधे हुए हैं। मतलब अमोनिया जो है वो कोबाल्ट जो आयन है या परमाणु है उसके साथ ये प्रबल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। अर्थात जो द्वितीय जो संयोजकता है वो इन समूहों के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। अब इसी प्रकार H2SO4 के साथ क्रिया करवाई इनकी तो ये जो अणु था CONH3 6 और बाहर Cl3 की H2SO4 के साथ क्रिया होती है तो 3 Cl- आयन और इसके साथ क्रिया करवाते हैं तो HCl बनता है नहीं। जो क्लोरीन समूह पीछे रह जाते हैं वे द्वितीय संयोजकता से दृढ़ता से बंधे रहने के कारण H2SO4 से अप्रभावित रहते हैं। इस प्रकार प्राथमिक संयोजकता से बंधित क्लोरीन द्वितीय संयोजकता से बंधित क्लोरीन की तुलना में आसानी से मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो प्राथमिक की संयोजकता से जो बंधित क्लोरीन परमाणु है वो द्वितीय जो संयोजकता है उससे बंधित क्लोरीन की तुलना में आसानी से मुक्त हो जाते हैं। मतलब प्राथमिक संयोजकता से जो जुड़े हुए जो परमाणु हैं वो आसानी से मुक्त होंगे और जो द्वितीय संयोजकता से जुड़े हुए हैं वो आसानी से मुक्त नहीं होंगे। इसी प्रकार अगर समझौता की बात करें तो जो अकार्बनिक यौगिक हैं उसमें भी कार्बनिक यौगिकों के समान समझौता है वो प्रदर्शित करते हैं। बर्नर के सिद्धांत से पहले केवल ये माना जाता था कि कार्बनिक यौगिकों के अंदर ही समझौता के गुण पाए जाते हैं, लेकिन बर्नर की थ्योरी के बाद में अकार्बनिक यौगिकों में भी त्रिविमीय समझौता पाई जाती है। देखिए जो धातु आयन की जो द्वितीय संयोजकता है वो त्रिविमीय विशेष दिशाओं की ओर ही फैली हो सकती है। द्वितीय संयोजकता की स्थिति को ग्रहण करते हुए त्रिविमीय लिगेंड धातु आयन के चारों ओर विशेष दिशाओं में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु है उससे जुड़े हुए जो लिगेंड हैं वो धातु आयन के चारों ओर किसी भी दिशा में यानी कि विशेष दिशाओं में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। अब इसी प्रकार जैसे जो कार्बनिक यौगिक है उसमें ज्यामितीय समझौता पाई जाती है, उसी प्रकार इसमें भी अकार्बनिक यौगिकों में भी पाई जाती है। जैसे ये एक अकार्बनिक यौगिकों का संकुल है, इसमें दो रूप होते हैं, एक तो सिस यानी समपक्ष और एक ट्रांस यानी विपक्ष। समपक्ष में क्या होता है, जो समान लिगेंड होते हैं या समान समूह होता है या समान परमाणु है वो पास पास होते हैं, और जो ट्रांस रूप है उसमें समान जो परमाणु हैं वो विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे क्लोरीन ये दोनों समान लिगेंड हैं जो विपरीत दिशा में है। इसी प्रकार जो अमोनिया है ये दोनों विपरीत दिशा में है, तो इसको ट्रांस रूप कहेंगे। इसी प्रकार देखिए प्रकाशिक समझौता क्या है। प्रकाशिक समझौता के अंदर भी देखिए बर्नर से पूर्व प्रकाशिक जो समझौता है वो ये माना जाता था कि जो चतुष्फलकीय कार्बनिक यौगिक है उसमें ही ये प्रकाशिक समझौता पाई जाती है। ये बर्नर के सिद्धांत के पहले की बात है, लेकिन जैसे ही बर्नर का सिद्धांत आया तो बर्नर ने ये बताया कि अकार्बनिक यौगिक भी जिस प्रकार कार्बनिक यौगिकों में जो प्रकाशिक समझौता होती है उसी प्रकार अकार्बनिक यौगिकों में भी ये प्रकाशिक समझौता होती है। अकार्बनिक यौगिक प्रकाशिक गुणक है वो भी संभव है। तो ये बर्नर के सिद्धांत के बाद में ही हुआ। इतनी बात बताने के बाद भी बर्नर का जो सिद्धांत है उस बर्नर के सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई थी। देखिए बर्नर ने बहुत ही प्रयास किया था कि जो संकुल यौगिकों का जो निर्माण किया गया है वो अष्टफलकीय यानी जिनकी समन्वय संख्या 6 होती है, और चतुष्फलकीय जिनका जो ज्यामिति की बात करें वर्ग समतलीय होती है और समन्वय संख्या 4 होती है। लेकिन फिर भी बर्नर ने संरचना के अलावा विभिन्न गुणों को समझाने के लिए, मतलब ये सारी बातें उसने बता दी, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय इनके बारे में बताया है। फिर भी इसके बाद में भी इसमें कुछ कमियां हैं, वो ये 3 प्रकार की जो कमियां हैं, मुख्य कमी यही है। देखिए बर्नर ने जो संकुल यौगिक है उसमें जो आयन है और जो लिगेंड है उसके बीच में जो बंध बनता है उस बंध के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो बंध किस प्रकार बनता है और कौन सा बंध बनता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी।
एक कमी तो ये थी उसमें, और दूसरी कमी ये थी कि जो प्राथमिक और द्वितीय संयोजकता है वो एक ही आयन द्वारा संतुष्ट होती है, इसके बारे में भी उसने कुछ नहीं बताया। और तीसरा ये है कि उसने चुंबकीय गुण, रंग आदि गुणों के बारे में भी कोई व्याख्या नहीं की कि जो यौगिक है वो चुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय, इसके बारे में भी नहीं बताया। और ना ही उसके कलर के बारे में बताया कि वो किस प्रकार का कलर देते हैं। तो इस प्रकार ये बर्नर की थ्योरी थी। मुझे आशा है कि बर्नर का जो सिद्धांत है वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।